हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल सक्सेस विद बीएससी में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज है 4 दिसंबर 2022। आज के क्या है इम्पोर्टेंट करंट अफेयर और स्टैटिक जीके में क्या है खास, चलिए अब विस्तार से पढ़ते हैं। तो आज की पहली न्यूज़ स्क्रीन पर आ चुकी है। पहली न्यूज़ है क्रिकेट क्षेत्र से। तो आपको पता है स्पोर्ट्स क्षेत्र से रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ होती हैं आजकल एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो चुकी हैं। तो पहली न्यूज़ है विजय हजारे ट्रॉफी 2022 से। तो विजय हजारे ट्रॉफी 2022 का खिताब जीता है सौराष्ट्र क्रिकेट टीम ने। सौराष्ट्र में गुजरात के अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में विजय हजारे ट्रॉफी जीतने के लिए फाइनल में महाराष्ट्र को 5 विकेट से हराया है। टीम ने 2019-20 में अपना पहला रणजी ट्रॉफी खिताब जीता था और ये दूसरी बार सौराष्ट्र क्रिकेट टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी जीती है। फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच रहे हैं शेल्डन जैक्सन और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे हैं ऋतुराज गायकवाड़। आपको याद ही होगा ऋतुराज गायकवाड़ बहुत बड़ा नाम है, जिन्होंने इस बार एक रिकॉर्ड भी बनाया है विजय हजारे ट्रॉफी में कि एक ओवर में इन्होंने 7 छक्के लगाए थे। आपको याद ही होगा, अभी कुछ दिन पहले की ही बात है, 3-4 दिन पहले ऋतुराज गायकवाड़ ने बहुत बड़ा रिकॉर्ड बनाया था और एक ओवर में 7 छक्के लगाए थे। कैसे? तो 6 तो बॉल होती हैं और एक नो बॉल हो गई थी, तो 7 गेंदों पर इन्होंने छक्के लगाए थे। विजय हजारे ट्रॉफी की बात करें तो रणजी वनडे ट्रॉफी के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ पर कुछ अगर बात करें रणजी ट्रॉफी क्या होती है, तो रणजी ट्रॉफी एक घरेलू प्रथम श्रेणी क्रिकेट चैंपियनशिप है जो भारत में क्षेत्रीय और राज्य क्रिकेट संघों का प्रतिनिधित्व करने वाली कई टीमों के बीच खेली जाती है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने 1935 में रणजी ट्रॉफी की स्थापना की थी। तब से पूरे भारत में सालाना आयोजित की जाती है। वर्तमान चैंपियन की बात करें तो इसके अंदर एमपी है। स्थापना हुई थी 1934 में। सर्वाधिक रन है वसीम जाफर के और सर्वाधिक विकेट हैं राजेंद्र गोयल के 640 विकेट। चलिए कमेंट कॉलम में बताइए, यहाँ पर बात हुई है बीसीसीआई की, तो बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी और बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष का नाम क्या है। अब बात करें अगर बीसीसीआई, तो भारत के क्रिकेट को कंट्रोल करती है। विश्व भर की क्रिकेट को कंट्रोल करने का काम है आईसीसी का, यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। आईसीसी के वर्तमान समय में हेड कौन है, तो ये ग्रेग बार्कले हैं। स्थापना कब हुई थी आईसीसी की, तो ये आप कमेंट कॉलम में बताइए। इसके अलावा फुटबॉल क्षेत्र को रेगुलेट करने वाली संस्था कौन है, तो वो फीफा है, यानी फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। ये मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है वर्तमान समय में फीफा वर्ल्ड कप कतर में आयोजित किया जा रहा है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उस पर नज़र बनाए रखिएगा। एक एक पॉइंट उसके ख़त्म होते ही मैं डिस्कस करूँगा एक वीडियो बनाकर। इसके अलावा आपको पता है अभी कुछ दिन पहले ही क्रिकेट वर्ल्ड कप T20 का ख़त्म हुआ है, जिसमें इंग्लैंड चैंपियन बना था न्यूजीलैंड को हराकर। तो चलिए कमेंट कॉलम में बताइए इंग्लैंड का कौन सा प्लेयर था जिसे प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दिया गया था। तो ये थी ओवरऑल आज की पहली इंपॉर्टेंट न्यूज़। बढ़ते हैं दूसरी न्यूज़ की तरफ। दूसरी न्यूज़ भी क्रिकेट से है। ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं नाथन लियोन, टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले 9वें गेंदबाज विश्व के बन गए हैं। तो ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर हैं नाथन लियोन, टेस्ट क्रिकेट में 9वें सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले। दक्षिण अफ्रीका के डेल स्टेन को इन्होंने पीछे छोड़ दिया है। वेस्टइंडीज़ के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के दौरान उन्होंने ये कीर्तिमान स्थापित किया है। अब लियोन के पास 440 विकेट है, जिससे उन्होंने डेल स्टेन के 439 विकेटों को पीछे छोड़ दिया है। बात करें अगर क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट किसने लिए हैं, तो ये श्रीलंका के खिलाड़ी मुथैया मुरलीधर, जिनके नाम 133 मैचों में 800 विकेट है, यानी बहुत बड़ा कीर्तिमान स्थापित इन्होंने किया था। अब आप कमेंट कॉलम में बताइए कि भारत के अनिल कुंबले, जिनके नाम कितने विकेट हैं और इनका विश्व में कौन सा स्थान है विकेट लेने के मामले में। कमेंट कॉलम में जल्दी से छापिए। बढ़ेंगे फिलहाल अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ, लेकिन उससे पहले मेरा एक सवाल रहेगा। ये बताइए ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के वर्तमान में कैप्टन कौन है और इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका टीम के वर्तमान में कैप्टन कौन है। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है अंग्रेजी कवि जॉन डन की जीवनी ने यूके नॉन फिक्शन बुक प्राइज जीता है। तो प्रसिद्ध ब्रिटिश लेखिका कैथरीन रंडेल की जीवनी है, जिसका नाम है सुपर इन्फिनाइट द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जॉन डन। इसको बैली गिफोर्ड पुरस्कार का विजेता नामित किया गया था। बैली गिफोर्ड पुरस्कार वर्तमान मामलों, राजनीति और कला में किसी भी देश से अंग्रेजी भाषा की किताबों को मान्यता देता है। वर्ष 2021 विजेता पैट्रिक रेडन कीफ की एम्पायर ऑफ पेन थी। ठीक है, तो इतनी न्यूज़ आपको क्लियर हो गई होगी।
कि अंग्रेजी कवि हैं जॉन डन, इनकी जीवनी ने यूके नॉन फिक्शन पुरस्कार जीता है। तो चलिए कमेंट कॉलम में बताइए, यहाँ पर नॉन फिक्शन बुक प्राइज़ आया है, तो अब आप बताइए बुकर पुरस्कार किसने जीता था। इसके अलावा आपको याद होगा कि बुकर पुरस्कार जिसने भी जीता था उसकी पुस्तक का नाम था द टॉम सैंड। तो अब आपके लिए बहुत आसान हो गया होगा, तो उनका नाम बताइए कौन थी वो, ठीक है। इसके अलावा ये बताइए, मैं आपसे कुछ स्टैटिक जीके के क्वेश्चन भी पूछता हूँ कि विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, ये कमेंट कॉलम में बताइए। इसके अलावा भारत में प्रथम लोकसभा अध्यक्ष के पद पर कौन थे, ये भी आप कमेंट कॉलम में बताइए। और ये भी आप कमेंट कॉलम में आंसर दीजिए कि स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है। कौन कौन से सागर हैं वो दो जिनको स्वेज नहर जोड़ती है और किस देश में पड़ती है। बढ़ते फिलहाल आज की अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है, चिपको आंदोलन पर पुस्तक ने कमला देवी चट्टोपाध्याय एनआईएफ पुरस्कार जीता है। तो कमला देवी चट्टोपाध्याय एनआईएफ पुस्तक पुरस्कार 2022 को द चिपको मूवमेंट ए पीपल मूवमेंट से सम्मानित किया गया है। पुस्तक इतिहासकार और कार्यकर्ता शेखर पाठक द्वारा लिखी गई है। यह पुरस्कार किसी भी राष्ट्रीयता के लेखकों द्वारा समकालीन भारत पर गैर साहित्य के लिए दिया जाता है और इसमें 15 लाख का नगद पुरस्कार दिया जाता है। कमला देवी एनआईएफ पुस्तक पुरस्कार 2018 में स्थापित किया गया था। अच्छा, आपको पता है क्या चिपको आंदोलन किस एक साल में किया गया था, जिसमें पेड़ों को बचाने के लिए लोग पेड़ों से चिपक कर खड़े हो गए थे कि पेड़ों को काटने से पहले आप मुझे काट डालिए, है ना। इससे इसमें जुड़े हुए क्रांतिकारी भी बहुत ज़्यादा महान थे, उनका नाम भी बताइए और ये भी बताइए चिपको आंदोलन को आखिर किस वर्ष में किया गया था। अब यहाँ बात आंदोलन की हुई है, तो ये बताइए होम रूल लीग आंदोलन किस एक साल में किया गया था। इसके अलावा ये भी बताइए बंगाल विभाजन के समय कौन गवर्नर जनरल के पद पर थे जिनके समय पर ऐसा हुआ था। और ये भी बताइए कि 1919 में जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तब लॉर्ड कौन थे। कमेंट कॉलम में सारे क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। बढ़ते फिलहाल अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है, गीता महोत्सव से 3 दिसंबर को मनाया गया जाता है। तो गीता जयंती वह दिन है जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता ज्ञान समझाया था। यह मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाया जाता है। 2022 में गीता जयंती 3 दिसंबर 2022 को पड़ी है। ऐसा माना जाता है कि भगवत गीता कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में कृष्ण द्वारा अर्जुन को दी गई थी। पवित्र ग्रंथ गीता की ये 5159वीं वर्षगांठ है, तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब बात कुछ धर्म क्षेत्रों से आई है, तो चलिए कुछ उसी रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। ये बताइए कि रामायण किसने लिखी है। दूसरा क्वेश्चन है, रामचरितमानस को किसने लिखा है। ये तो बहुत ही ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है। इसके अलावा ये भी बताइए महाभारत को किसने लिखा है। और इसके अलावा महाभारत का पुराना नाम क्या हुआ करता था, ये भी कमेंट कॉलम में आंसर दीजिए। बढ़ेंगे फिलहाल आज की अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है, उदयपुर में 4 से 7 दिसंबर तक पहली G20 शेरपा बैठक की मेजबानी होने जा रही है। उदयपुर राजस्थान G20 शेरपा बैठक की मेजबानी करेगा और इस बैठक की अध्यक्षता करी जाएगी भारतीय शेरपा अमिताभ कांत के द्वारा। तो शेरपा G20 समूह के सदस्यों के नेताओं के निजी दूत हैं। मेजबान देश के तौर पर भारत सितंबर 2023 में नई दिल्ली में होने वाली G20 शिखर बैठक का एजेंडा तय करेगा। मैंने आपको भी 1-2 दिन पहले ही बताया था कि 1 दिसंबर से इसकी अध्यक्षता भारत ने ग्रहण कर ली थी। आपको पता होगा G20 में कितने देश हैं, कौन कौन से देश इसमें आते हैं, आप कमेंट कॉलम में ज़रूर आंसर दीजिएगा। अब यहाँ पर G20 देशों की बात हुई है, तो ये बताइए वर्ल्ड बैंक इसमें कितने देश सदस्य हैं। इसके अलावा ये भी बताइए यूएनओ में कितने देश सदस्य हैं, आईएमएफ में कितने देश सदस्य हैं, वर्ल्ड बैंक इसकी स्थापना कब हुई थी। यूएनओ क्या है, तो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन विश्व का सबसे बड़ा संगठन है जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को ही थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है, ये भी कमेंट कॉलम में बताइए। और इनके हेड का नाम है एंटोनियो गुटेरस। आईएमएफ की बात करें तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसे बोलते हैं, यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसके हेड कौन है, ये भी आप कमेंट कॉलम में बताइए। इसके अलावा आईएमएफ की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर का है, ये भी कमेंट कॉलम में बताइए। आईएमएफ की मुद्रा की बात करें, बहुत ज़्यादा चलन में रहती है, इसका नाम है एसडीआर यानी स्पेशल ड्राइंग राइट। तो जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे हैं कमेंट कॉलम में, लगभग 50% क्वेश्चन के आंसर तो आप दिया ही करिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन के आंसर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सर्च करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपकी कवर होगी, ठीक है। तो बढ़ते फिलहाल आज की अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है एनसीबीसी से, यानी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं।
इनका नाम है हंसराज गंगाराम अहीर। तो हंसराज गंगाराम अहीर को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। यह महाराष्ट्र से हैं और पेशे से किसान हैं। वे महाराष्ट्र राज्य के चंद्रपुर जिले के रहने वाले हैं और 16वीं लोकसभा के दौरान केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री भारत सरकार में रह चुके हैं। तो इम्पोर्टेंट नाम है क्योंकि केंद्र सरकार के अंतर्गत राज्य मंत्री रह चुके हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। बात करें अगर एनसीबीसी की, तो भारत का राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अधीन एक संवैधानिक निकाय है। इसका गठन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 के प्रावधानों के अनुसार किया गया था। केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार खटीक सामाजिक न्याय मंत्री हैं। ये भी याद रखिएगा कि कौन है वर्तमान में सामाजिक न्याय मंत्री। बात करें एनसीबीसी की, तो 14 अगस्त 1993 को गठन हुआ था। इसका मुख्यालय पड़ता है नई दिल्ली में और प्रथम कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए थे न्यायमूर्ति RN प्रसाद। उम्मीद करता हूँ ये न्यूज़ आपको क्लियर हो गई होगी। तो चलिए कमेंट कॉलम में मेरे कुछ आंसर दीजिए। ये बताइए जनजाति आयोग का मंत्रालय सिस्टम में किसके पास है? कमेंट कॉलम में आप जरूर बताइएगा। इसके अलावा मेरे कुछ और आंसर दीजिए। ये बताइए वाटर रिसोर्स मिनिस्ट्री स्टैम्प किसके पास है? और भारत का कौन सा ऐसा मंत्रालय है जिसका नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया था, जिसके मंत्री वर्तमान समय में धर्मेंद्र प्रधान है? इन सारे क्वेश्चंस के आंसर जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। बढ़ते फिलहाल आज की अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है हिंसा के जोखिम वाले देशों की सूची में पाकिस्तान शीर्ष पर रहा है और भारत 8वें स्थान पर रहा है। तो दिसंबर 2022 में अमेरिकी थिंक टैंक अर्ली वार्निंग प्रोजेक्ट की एक नई रिपोर्ट के अनुसार नए सामूहिक हत्याओं के मामले में उच्चतम जोखिम वाले देशों की सूची में पाकिस्तान शीर्ष पर रहा है। पाकिस्तान सभी 162 देशों में सबसे अधिक जोखिम वाले स्थान पर है और पाकिस्तान के बाद यमन, म्यांमार, चाड और इथियोपिया का स्थान है, जबकि भारत इसमें 8वें नंबर पर आता है। तो चलिए कमेंट कॉलम में सारे देशों के प्रधानमंत्री, सारे देशों की राजधानी, सब का सब आंसर करिए। पाकिस्तान, यमन, म्यांमार, चाड और इथियोपिया। इसके अलावा ये दो आंसर और दीजिए कि चाड और इथियोपिया ये दोनों किस एक महाद्वीप में पड़ते हैं। बढ़ते फिलहाल आज की अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। तो आज की अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आज की आखिरी न्यूज़ है अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस, जो कि 3 दिसंबर को मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस हर साल 3 दिसंबर को दिव्यांग लोगों के अधिकारों और भलाई के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस 1992 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा शुरू किया गया था। सबसे इम्पॉर्टेंट होती है किसी भी डे की थीम, तो ये रखी गई है ट्रांसफॉर्मेटिव सॉल्यूशंस फॉर इंक्लूसिव डेवलपमेंट। इतनी ही याद करिए, ज़्यादा लंबी आपको याद नहीं करनी है। कीवर्ड को पकड़कर चलिए, आप एग्जाम में सही करके आएंगे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, रोज़ शाम को 5:30 पर स्टैटिक जीके की सक्सेस सीरीज चल रही है, जहां पर हम 5000 प्लस क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं और उसकी 25 से 26 क्लास ऑलरेडी मेरे द्वारा करी जा चुकी हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जा कर के एक एक वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। बढ़ेंगे फिलहाल आज के स्ट्रैटेजी के पॉइंट की तरफ। तो जैसा कि आपको पता है 60 क्वेश्चन तक मैं डिस्कस कर चुका था, उसी के आगे आज मैं बढ़ूंगा। 61वां क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। राष्ट्रगीत कौन सा है? तो यह है वंदे मातरम, जिसका मैंने कल उल्लेख किया भी था। फिर है महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? तो ये कहा था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। तो चलिए ये बताइए नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नेताजी सबसे पहले किसने कहा था? फिर है हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो ये शक संवत है। तो चलिए कमेंट कॉलम में बताइए शक संवत की शुरुआत किस एक शासक के समय में करी गई थी। फिर है राष्ट्रगान गाने की अवधि कितने सेकंड की है? तो ये 52 सेकंड की है। तो बहुत ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन हो गया। तो चलिए ये बताइए राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था, किस एक ईयर में और किस एक मौके पर? फिर है रेडियो एक्टिविटा की खोज किसने करी थी? तो ये नाम है हेनरी बेकुरल का। पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो हृदय से है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो ये हीरा है। चलिए कमेंट कॉलम में बताइए कार्बन के अपूर्ण रूपों के नाम। फिर है एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था रॉन्टजन ने। तो ये थी आज की ओवरऑल क्लास। कैसी लगी आपको कमेंट कॉलम में बताएं। अब बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट की तरफ, क्विक रिवीजन। तो जल्दी जल्दी से रिवीजन करेंगे। सबसे पहला पॉइंट, विजय हजारे ट्रॉफी 2022 का खिताब जीता है। सौराष्ट्र क्रिकेट टीम ने किसको हराया है?
तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में इन्होंने हराया है किसको, तो आपको पता होना चाहिए किसको हराया है। तो इन्होंने हराया है महाराष्ट्र को, ठीक है। फिर है अगला पॉइंट, नाथन लियोन टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले 9वें गेंदबाज बन गए। अंग्रेजी कवि जॉन डन की जीवनी ने यूके नॉन फिक्शन बुक पुरस्कार जीता। चिपको आंदोलन पर पुस्तक ने कमला देवी चट्टोपाध्याय एनआईएफ पुरस्कार जीता। गीता महोत्सव 3 दिसंबर को मनाया गया। उदयपुर में 4 से 7 दिसंबर तक पहली G20 शेरपा बैठक की मेजबानी होने जा रही है। हंसराज गंगाराम अहीर एनसीबीसी के नए अध्यक्ष बनाए गए। इसके अलावा हिंसा के जोखिमों वाले देशों की सूची में पाकिस्तान शीर्ष पर और भारत 8वें स्थान पर रहा। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस 3 दिसंबर को मनाया गया। इसके बाद हम लोगों ने स्टैटिक जी के पॉइंट को कवर किया। तो कैसी लगी आपको क्लास, कमेंट कॉलम में आप जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक बटन पर प्रेस करना ना भूलें और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की इस चैनल के माध्यम से हेल्प हो सके। आपका संडे बहुत ही अच्छा हो। हालांकि मैंने संडे में आकर के आपके बीच क्लास ले ली है, तो कोई बात नहीं, आपका संडे बहुत अच्छा हो, आपकी छुट्टी बहुत अच्छी जाए, आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल।